देखिए ईएम वेव्स क्या है मेनली, जो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर स्पेक्ट्रम की बात करूं, ठीक है ना, या आपने 10th में पढ़ा होगा कि ये पूरा का पूरा ईएम वेव्स की जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज वेरी सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट, एम आई राइट? दैट इज वेरी सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट। यस लाइट सर। के बहुत ज्यादा सिमिलर सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि ईएम वेव्स की स्पीड बता दो, सो दैट विल बी 299 792 458 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो लाइट की स्पीड जो होगा वो आपको पता है, लाइक अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे, सो दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू इन आवर लैब, और इसी को लोग कैसे लिखते हैं, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूरा का पूरा ईएम वेव्स क्या है, लाइट के सिमिलर प्रॉपर्टीज है। जब आपको पढ़ाया जाएगा स्पेक्ट्रम, आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि आपके पास रेडियो वेव्स है, गामा वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आपके पास रेंजेस हैं, विजुअल रेंज है जिसमें हम लोग आप एक दूसरे को देखते हैं, तो वो भी ईएम वेव्स का ही पार्ट है। क्लियर है? यस सर। तो जो ईएम वेव्स में मेन कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो चेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, कि जब चार्ज फ्लो करता था, कोई भी कंडक्टर है आपके पास, लेट से ये कोई भी कंडक्टर है, इसमें कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है लेट से, तो चार्ज जिस रेट से फ्लो करेगा, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चार्ज जिस रेट से फ्लो करेगा वो क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। और जब करंट आएगी आपके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, आई थिंक आपको पता होगा ये। इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो इस डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यानी राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, है या ना? यस सर। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जब चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर आपने पढ़ा होगा कि मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कि जब भी चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। ये आपको मैग्नेटिज्म में बताया गया होगा। लेकिन चार्ज जब स्टेशनरी है तो केवल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा, ये आपको पता है। यस सर। सो दैट इज द प्रिंसिपल हियर, कि जो चार्ज जब मूव कर रहा होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मूविंग चार्ज, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा व्हेन मूविंग चार्ज तुम आपके पास हो तो। ये दोनों फील्ड बनाएंगे, ठीक है ना। और अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करने लगे, एक्सेलरेशन की बात आएगी, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज के तीन प्रॉपर्टीज हैं, या तो रेस्ट पे रहे, तो रेस्ट पे रहेगा तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा, क्योंकि मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वही चार्ज अगर डिफरेंट वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, यानी उसके पास एक्सेलरेशन है, तो चार्ज के पास जब एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, क्योंकि हर एक टाइम के बाद चार्ज की वेलोसिटी चेंज होगी डिफरेंट एक्सेलरेशन से। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल टू यू प्लस एटी से। तो चार्ज के पास जब एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल बनाएगा वो। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो जब चार्ज के पास जब एक्सेलरेशन हो गया, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन, बट व्हेनेवर देयर इज एक्सेलरेशन विद द चार्ज, दैट विल प्रोड्यूस अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बनाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ फंक्शन टाइम, and as well as this will also produce a magnetic field, a time dependent magnetic field. That's why जब ये चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेरिएबल आ गया, और जैसे ही दोनों वेरिएबल आ गया तो आपको पता है कि फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बी डॉट ए से मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। अगर आपके पास फ्लक्स ये है, ये क्या है, बी डॉट ए है, ठीक है ना। तो अगर बी वेरिएबल हो गया तो यानी फ्लक्स वेरिएबल हो गया,
मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैं इसको बोलूं तो। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरिएबल हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ अगर आ गया आपके पास तो वहां से इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट आ गया तो वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। समझ में आ रहा आपको पूरा पिक्चर क्या चलेगा यहाँ पे? हाँ जी सर। कि सर चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा, जब चार्ज पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज के पास एक्सेलरेशन आएगा तो सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल प्रोवाइड करेगा वो। और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो सर बी डॉट ए से फ्लक्स वेरी कर जाएगा। और सर जब फ्लक्स वेरी करेगा तो जिस रेट से फ्लक्स वेरी करेगा वो क्या होता था, इंड्यूस ईएमएफ। अगर फ्लक्स आपको अगर याद हो, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये फैराडे का लॉ। अगर आपने पढ़ा है तो दैट्स ग्रेट, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस डी फाई अपॉन डी टी इंड्यूस ईएमएफ। तो उसी फंक्शन से करंट आएगा, और जब करंट आ गया आपके पास तो अगर करंट कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और अगर करंट वेरिएबल आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यूज किया जाएगा ईएम वेव्स में। और जब एक्सेलरेशन होगा आरुषि, जब एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है तो ऑसिलेशन होगी। मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऑसिलेशन हो रही है तो एक्सेलरेशन मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा वेव यहाँ पे जनरेट होगा। वो कैसे जनरेट होगा उसको हम लोग समझेंगे ईएम वेव्स में। पूरा ईएम वेव्स का जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट से आया है। कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ है, क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे को डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आ गया तो वो पूरा ईएम वेव बता सकता है कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, कि एक्चुअली इसका फंडामेंटल क्या है, ईएम वेव जनरेट होने का फंडामेंटल क्या है, क्योंकि वेव क्यों जनरेट हो रही है। मूवमेंट तो चार्ज का ही हो रहा है। जैसे आपको पता है लाइट पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है तो वो भी फोटोन ही है, चार्ज ही तो पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। दोनों नेचर है उसके पास, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज तो एक्सेलरेट कर रहा है तो वेव जनरेट कर रहा है वो, और वेव जनरेट कर रहा है तो वहां से आपको ईएम वेव बोल रहा है पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से मैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना सकता हूँ, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ। तो इन अ नटशेल आई कैन से कि अगर मेरे पास कोई टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएबल, और अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो वापस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आ सकता हूँ। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईएम वेव्स ऑल। तो ये आपको नटशेल में मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा ट्रेन में होता है ना, पटना से जाने वाली दिल्ली, दिल्ली से जाने वाली पटना। सो इन द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी सर। ठीक है ना। अब समझते हैं कि ईएम वेव्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था जो कि था डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको समझते हैं कि क्या होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसे सोचा गया इसके बारे में। चलो इसको समझते हैं। उसके पहले आई थिंक आपको पता होगा एम्पियर्स लॉ, आपको पता है क्या? बी डॉट डी एल इज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। नहीं सर, अभी तो याद नहीं है। ओके ओके, तो ये आपको पता होना आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एम्पियर्स लॉ का ही वो है फंडामेंटल ईएमएफ, यहीं से जनरेट हुआ था कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, दिस इज एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये आपको नहीं पढ़ाया गया है क्या, एम्पियर्स सर्किट लॉ? सर पढ़ाया है। ओके ठीक है। ऐसे ही एक होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में, गॉस लॉ, ई गॉस डॉट लॉ। एग्जैक्टली ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान है क्या आपको? यस सर। ठीक है ना। तो ये उसका यूज होगा यहाँ पे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है ना। तो इन दोनों का यूज होगा, दोनों लॉ का यूज होगा यहाँ पे ईएमएफ्स के फंडामेंटल में। तो चलो इसको समझते हैं, इसके अंदर क्या है और कैसे चीजें होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द फंडामेंटल ऑफ ईएम वेव्स, कि ईएम वेव एक्चुअली जनरेट कैसे हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बताएगा। हालांकि मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता हूँ वेरिएबल, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो आई कैन प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्लियर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की, छोटी छोटी बातें करते हैं, आपको पता होगा आई थिंक, अगर आपने मैग्नेटिज्म तक पढ़ लिया है तो। चलिए शुरू करते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई करंट जा रहा है, इस कंडक्टर से कोई करंट में भेज रहा हूं, ठीक है ना, कांस्टेंट करंट जा रहा है। तो आपको पता है आरुषि, जब इस कंडक्टर से करंट जाएगा तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं? यस सर। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बताओगे तो क्या होगा, डॉट, हाँ या ना, राइट हैंड थंब रूल, वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी और नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा इनसाइड द प्लेन। क्लियर है ये? यस सर। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो इसी डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड आप मुझे दिखाओ तो आप बता सकते हो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लूप बन रहा होगा, क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, एम आई राइट? तो अगर क्लोज लूप में बना के आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ लूप बन रहा होगा कि लेट से अगर मैंने आपको ऐसे बना दिया तो, ठीक है, ये डॉट वाला पोर्शन जो इनसाइड है, मतलब ऐसे लूप रखा गया है, ठीक है ना, इस टाइप का, ठीक है ना, ऐसे आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर वो लूप है, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट निकल रही होगी और यहाँ पे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिंक कर रही होगी, हाँ या ना? यस सर। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या मैं एम्पियर्स लॉ यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकते हो सर आप एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ अगर मैं यूज करूंगा इस लूप में तो लाइन इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई इनक्लोज्ड, हाँ या ना? यस सर। सो दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ओके। सो मैंने यहाँ पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज कर लिया है। अब देखिए एम्पियर्स, गॉस, ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, मतलब काफी बड़े फिजिसिस्ट थे, बड़े मतलब साइज में बड़े नहीं, मतलब काफी बड़े उनके थॉट्स थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जब बोला था, अगर आपको गॉस लॉ बताया गया होगा, सो गॉस लॉ कैन बी एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आल्सो, सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल क्लोज लूप, ये आपको बताया गया है। यस सर। वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ में भी क्या था कि आप सिमेट्रिकल क्लोज लूप बना सकते हो और नॉन सिमेट्रिकल भी क्लोज लूप बना सकते हो, फिर भी एम्पियर सर्किट लॉ एप्लीकेबल होगा। गॉस लॉ भी ऐसा था, एम्पियर सर्किट लॉ भी ऐसा था। दैट्स व्हाई इन बोथ केसेस वी हैव अ क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप। बट एक क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, रेगुलर शेप भी हो सकता है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी आप लोग क्या होते हैं कि 11 12 में बच्चे होते हैं तो उनको ज्यादा नहीं समझ में आता है, इसलिए उनको जो रेगुलर शेप होता है वो पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, लेट्स से एमएससी या पीएचडी करोगे, तो आपको सिखाया जाएगा वहां पे कि इरेगुलर शेप में भी आप गॉस लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे मैंने एम्पियर सर्किट लॉ लगा दिया, तो अगर मैं शेप डिफरेंट कर दूं, लेट्स से मैंने ये शेप कर दिया आपके लिए, तो इस वाले क्लोज लूप में क्या एम्पियर सर्किट लॉ एप्लीकेबल होगा? यस सर। बिल्कुल होगा, गुड सर। यहाँ से आई इनक्लोज जा रहा होगा, आई आई हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। मान लो मैंने एक डिफरेंट शेप और बना दिया, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट शेप, ठीक है ना। लेट्स से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ठीक है ना, मान लो कोई ऐसा शेप बना दिया, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा। तो क्या इस शेप के लिए एप्लीकेबल है गॉस लॉ? बिल्कुल यस एप्लीकेबल है सर। सर, क्योंकि यहाँ पे भी आई इनक्लोज क्या है, आई है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है वो, ठीक है। और लेट से मैंने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पे लेट से एक हेमिस्फीयर बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आप एक्सटेंड करोगे तो क्या इसके लिए भी एप्लीकेबल है एम्पियर सर्किट लॉ? बिल्कुल एप्लीकेबल है सर, क्योंकि यहाँ पे भी करंट इनक्लोज क्या है, आई है। समझ में आ रहा है आपको? तो यस सर। एम्पियर सर्किट लॉ किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है। अब चलो इसका एक दूसरा तरीका समझते हैं। मान लो मैंने आपके लिए कैपेसिटर बनाया, ठीक है ना, समझना इस चीज को। मान लो मैंने एक कैपेसिटर बनाया आपके लिए, ठीक है।
यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ताकि आपको समझ में आए इसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ये स्विच लगा रहेगा। सो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या चल रहेगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक V वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दिया। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो यहाँ से करंट जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब करंट जाना शुरू करेगा तो देखे धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। आई थिंक आपने पढ़ लिया है कैपेसिटर। यस सर। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। तो कैसे चार्ज होता है सर, देखो एक प्लेट पे क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होना शुरू करेगा और धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होना शुरू करेगा। हाँ या ना, सही बात है बिल्कुल। और सर मुझे ये भी पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है, प्लस टू माइनस। यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब चलो इसी वायर में समझना है इस चीज को, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, बच्चों को नहीं समझ में आता है, डोंट नो क्यों। ठीक है ना, इस चीज को आप समझे। तो जब ये करंट जा रहा होगा तो इस वायर में मान लो मैंने एक लूप बनाया, ये वाला लूप बनाया ये। ठीक है ना, एक लूप मैंने बना दिया, क्लोज लूप। लेट्स से मैंने इसको बोल दिया लूप 1, दिस इज लूप 1। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे लूप 1 में क्या एम्पियर सर्किट लॉ क्या लिखोगे आप, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I लिखोगे आप लूप 1 में। यस सर। ठीक है ना, और ये आपको पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ सर किसी भी शेप के लिए लग सकता है, रेगुलर और इरेगुलर शेप के लिए। तो अगर मान लो मैंने इस लूप को, मेरा मन किया मैंने लूप थोड़ा डिफरेंट बना लिया, तो अगर मान लो मैं अगर एक लूप ऐसा बनाऊं, देखिए मैं कैसा लूप बना रहा हूं। मान लो मेरा मन किया मैं ऐसे लूप एक बना लिया कि जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट को मैं अंदर रख लिया, अपने लूप के अंदर एक लूप मैंने बनाया, नया लूप, जिसमें पॉजिटिव प्लेट वाले कैपेसिटर के दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर को मैं अपने लूप के अंदर रख लिया। ठीक है, तो अब इस मेरे लूप से लेट्स से दिस इज लूप 2, दिस इज लूप 2। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि लूप 2 से आई इनक्लोज कितना है, लूप 2 से आई इनक्लोज कितना है, नहीं पता। नहीं पता। आई इनक्लोज लूप 2 से क्या है, 0। क्यों 0, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। करंट यहां से एंट्री तो कर रही है, लूप 2 की बात कर रहा हूं मैं, करंट यहां से एंट्री तो कर रही है लेकिन एग्जिट नहीं कर रही है, तो इनक्लोज क्या बोलोगे, 0। हाँ या ना, यस सर। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब लूप 2 है तो यहां पे जब मैं अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊं B डॉट DL, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट I, और इस टाइम I की वैल्यू क्या होगा, लूप 2 में I इनक्लोज क्या है, 0। क्यों, क्योंकि I इनक्लोज 0 आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव प्लेट मैंने अपने लूप के अंदर ले लिया है, तो करंट एंट्री तो कर रही है, एग्जिट ही नहीं है, तो इसका मतलब इनक्लोज क्या है, 0। हाँ या ना, यस सर। तो अब तो ये गड़बड़ हो गया। लोगों ने सोचा यार ये क्या हो गया, एम्पियर्स तो बोल के चला गया कि भाई मेरा जो लॉ है एम्पियर सर्किट लॉ, वो किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है, तुम रेगुलर लो इरेगुलर लो, कैसा लो, जैसा तुम्हारा मन वैसा शेप ले लो, एम्पियर्स लॉ तो एप्लीकेबल है। बट यहाँ पे तो एम्पियर्स लॉ तो 0 आ रहा है, और पहले केस के लिए लूप 1 की बात करोगे उसी सर्किट में तो वो तो वैल्यू आ रही है म्यू नॉट I, क्योंकि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया या 2 पाई आर जब आप लिखोगे तो 2 पाई आर आप क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लिखोगे ना आप इसका, यस सर। आया ना, 2 पाई आर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखोगे। तो बोला कि यार एक लूप के लिए आ रहा है वैल्यू एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग, सेम उसी पे लूप बना रहा हूं तो उसके लिए 0 आ जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ये तो गलत हो गया एम्पियर सर्किट लॉ। हाँ या ना, यस सर। तो इस चीज को सबसे पहले स्टडी किया मैक्सवेल ने कि यार एम्पियर सर्किट लॉ गलत कैसे हो सकता है। इस चीज को पहली बार एक्सपेरिमेंट किसने किया, मैक्सवेल ने। ठीक है ना, क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं, ठीक है ना, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो फिजिसिस्ट थे,
तो इस चीज को उन्होंने स्टडी किया कि नहीं यार कुछ तो चेंज है, कहीं ना कुछ मिसिंग है एम्पियर्स लॉ में, एम्पियर सर्किट लॉ में कहीं ना कुछ मिसिंग है। ये आपको समझ में आ रहा है ना क्या? ये जीरो क्यों हो जाएगा? जीरो यस इसलिए हो जाएगा क्योंकि आई इनक्लोज जीरो है सर। ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो एम्पियर सर्किट लॉ था आपका, एम्पियर सर्किट लॉ वो क्या था? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैक्सवेल ने जब इसको एक्सपेरिमेंट किया तो बोला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो एम्पियर्स ने सर्किट लॉ दिया है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है। तो उसने बोला कि यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग है, यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग है, यानी एम्पियर सर्किट लॉ अधूरा है। ये किसने बताया? सबसे पहले मैक्सवेल ने, इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके लोगों के सामने दिखा के कि नहीं यार देखो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एम्पियर सर्किट लॉ में मिसिंग तो है। तो अब वो मिसिंग टर्म क्या है ये मैक्सवेल ने बताया, क्योंकि उसने खोज किया था कि भाई ये मिसिंग है, तो बताओ यार तुम ही बताओ क्या मिसिंग है, बाकी लोगों के तो पल्ले नहीं पड़ती थी। मैक्सवेल में आपको बता दूं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन। ठीक है ना, जब आप माइकल फैराडे के बारे में पढ़ना शुरू करोगे लाइक ठीक है ना, सो माइकल फैराडे केवल थ्योरेटिकल चीज लिखा था और मैक्सवेल ने क्या किया था, पूरे थ्योरी को कन्वर्ट कर दिया था मैथमेटिकल इक्वेशन में। सो मैक्सवेल मैथ के लिए जाना जाता है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन। तो मैक्सवेल ने बोला कि यार यहाँ पे कुछ टर्म मिसिंग है, तो वो टर्म क्या होगा? उसने बताया, वो टर्म बताया कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ। सर कनेक्टिविटी आई गेस आपकी साइड से। ओके ओके ओके, so so are you getting a delay in my voice? yes, तो मैं आपको बता रहा था कि मैक्सवेल ने बोला कि यार कुछ मिसिंग है यार एम्पियर सर्किट लॉ में। ठीक है ना, तो उसने बोला कि क्या मिसिंग है भाई तुम बताओ लोगों को, तो उसने बोला कि ये टर्म मिसिंग है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये टर्म उसने बोला कि मिसिंग है, ये पूरा टर्म उसने बोला कि यार ये मिसिंग टर्म है ये। So this was the modified form of Ampere circuit law, mu naught I plus mu naught epsilon naught rate of change of electric flux. So this was given by Maxwell. So this is the exact Ampere circuit law. इतना समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है ना, सो मैक्सवेल ने बोला कि यार कुछ तो मिसिंग टर्म है यार यहाँ पे। तो मिसिंग टर्म क्या होगा यार? लोगों ने बोला कि बताओ, तो मिसिंग टर्म उसने बताया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इसलिए मैंने लिखा है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप ध्यान रखना इस चीज को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है आरुषि? स्केलर और वेक्टर? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, कोई भी फ्लक्स क्या होता है? स्केलर होता है, और कोई भी फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट्स गुड। ओके, सो दिस वाज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो अब देखिए, अब इसका मतलब है जब आप लूप 1 के लिए अप्लाई किया तो म्यू नॉट आई आया, लूप 2 के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उतना ही आना चाहिए, म्यू नॉट आई के बराबर आना चाहिए। तो उसने क्या किया यहाँ पे, क्या किया कि देखो, जब लूप लूप 2 के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टर्म आएगा। उसने ये बोला क्योंकि म्यू नॉट आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? जीरो, तो जीरो प्लस समथिंग, और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि मैक्सवेल के पास वो बोला कि पहले लूप के लिए जब आपने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया तो आपके पास म्यू नॉट आई आ गया, आई इनक्लोज्ड। दूसरे लूप के लिए लगाया तो ये टर्म आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट मींस टाइम। तो ये बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आपको ये टर्म जीरो भी दिखा सकता हूँ, इसके आप प्लस जीरो करोगे और इसमें भी जीरो प्लस करोगे तो सेम टर्म आएगा। ठीक है ना, उसके बारे में मैं बात कर दूंगा आपके साथ। फिलहाल आप ये समझे, जब ये मैक्सवेल ने बोला कि लूप 2 के लिए ये इक्वेशन होगा, ठीक है ना, लूप 2 के लिए ये इक्वेशन होगा, या आप इस चीज को समझ भी सकते हो कि मान लो मैंने, ठीक है ना, मान लो मैंने
समझे चीज को, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। मान लो इसके अंदर मैंने 0 ऐड किया और यहाँ पे 0 प्लस, ठीक है ना, क्योंकि आई इनक्लोज क्या हो जाएगा 0, दिस इज आई इनक्लोज, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने बोला, लोगों ने जब बोला कि भाई तुम अगर बोल रहे हो कि ये टर्म, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, जो मैक्सवेल ने लोगों को प्रोड्यूस किया, तो लोगों ने बताओ भाई वायर पे लगा के तुम बताओ, प्रूव करो वायर पे कि वायर पे ये टर्म म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। तो देखिए उसने प्रूव किया, कैसे, क्या होता है आरुषि, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, अगर इसमें करंट जा रहा है, जब इसमें करंट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इधर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस टू माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बताओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखोगे, ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस जब करोगे, तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका रेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। तो ये मैक्सवेल ने लोगों को बताया कि देख भाई, ये जो मेरा लॉ है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, वो हर एक जगह एप्लीकेबल है। तुम वायर की बात कर लो, तुम कैपेसिटर की बात कर लो, कहीं पे भी बात कर लो। तो ये टर्म उसने क्या कर दिया, वायर के लिए ये टर्म 0 कर दिया, तो आपको फिर से म्यू नॉट आई इनक्लोज आ गया। तो लोगों ने बोला वाह यार सही चीज है ये तो। समझ में आ रहा है आपको कि जब यस किसी सर। पर्टिकुलर वायर सेक्शन में आप देखोगे तो करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो चेंज हो नहीं रही है, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो उसने लोगों को प्रूव कर दिया कि सही बात है यार ये। तो इसीलिए जब आप लूप 1 की बात करोगे, लूप 1 की बात करोगे, तो डी फाई अपॉन डी टी की टर्म क्या आ जाएगी, 0। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जब आप लूप 2 की बात करोगे तो आई इनक्लोज तो है नहीं, सही बोल रहा हूं क्या मैं? यस सर। ये टर्म तो 0 हो गया, लेकिन जैसे आपने स्विच ऑन किया तो यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज बिल्ड हो रहे होंगे, धीरे धीरे इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज बिल्ड हो रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही थी, हाँ या ना? यस सर। तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो धीरे धीरे चार्ज यहाँ पे बिल्ड होगा, सो चार्ज विल, यहाँ पे आप लिख सकते हो, चार्ज विल स्टार्ट बिल्डिंग, चार्ज धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे सेट होना शुरू करेगी। समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, बिल्ड होगी धीरे धीरे, ठीक है ना। कैसे बिल्ड होगी, जिस रेट से करंट फ्लो कर रहा होगा या जिस रेट से चार्ज पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर पे बिल्ड हो रहा होगा, उसी रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बिल्ड हो रही होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना। तो अब जो सेकेंड टर्म है वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरिएबल, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, धीरे धीरे वेरिएबल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, तो उसका रेट 0 नहीं होगा, सो दैट्स वाई ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। अब ये होगा कितना, अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये टर्म म्यू नॉट आई के बराबर ही होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इसके अंदर? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो टर्म है जो आपके स्क्रीन पे है, ये वाला टर्म, तो ये टर्म इसका मतलब है आई के बराबर होना चाहिए, तभी तो म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट आई के, हाँ या ना? सर। तो ये टर्म को चलो समझते हैं हम लोग, ठीक है। इस टर्म को आप समझे कि आपके पास जो लूप टू के लिए जो आपने एम्पियर सर्किट लॉ लिखा, दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डीएल आपने लिखा, और आपने लिखा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या अगर मैं आपको और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। ये 0 क्यों है आरुषि? बताइए ये 0 क्यों है? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर आई इनक्लोज्ड जो है वो 0, आई इनक्लोज्ड क्या है? 0 है लूप 2 के लिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, ये जो आपका टर्म था, लेट्स से मैं आपको फिर से बना देता हूं आपके लिए कि ये जो आपका लूप 2 था, दिस वाज योर लूप 2। ठीक है ना, और इस पे प्लस चार्ज बिल्ड हो रहे थे और इस पे माइनस चार्ज बिल्ड हो रहे थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो ये लूप 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। आपने स्विच ऑन किया तो करंट आई जा रहा होगा, यहाँ से आई जा रहा होगा। लूप 1 तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई इनक्लोज आई था। लूप 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। या लूप 1 में अगर आप बात करोगे तो लूप 1 भी मैं आपके लिए दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि लूप 1 कुछ ऐसा हो रहा होगा। सो दिस इज योर लूप 1। ठीक है, तो अगर लूप 1 के लिए आपने जो लिखा था modified version of Ampere circuit law, so that was B dot dl is equal to mu naught I enclosed plus 0। ये 0 क्यों है आरुषि? सर ये 0 इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाती है और फिर जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं फ्लक्स का तो वो 0 आ जाता है। हाँ, डिफरेंशिएशन डी फाई अपॉन डी टी, तो सॉरी सर। 0 आ जाता है। दैट्स ग्रेट, गुड। तो लूप 1 का इसका मतलब है कि ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर होना चाहिए? आई के बराबर होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा दोनों केस में, तभी तो लोग सेटिस्फाई होंगे कि हाँ यार मैक्सवेल सही बोल रहा है यार। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। तो देखो इसको पढ़ते हैं किसके बराबर है ये, इसको अलग से देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट एंड रेट्स ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये देखे किसके बराबर है? ये मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट। अब आपको मैं गॉस लॉ लिखाना सिखाऊंगा। गॉस लॉ क्या होता था आरुषि? ध्यान है क्या आपको? गॉस लॉ होता था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, हाँ या ना बोलो? यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed by E। एप्सिलॉन नॉट, गुड। तो किसी टी टाइम की अगर हम लोग बात करें, किसी टी टाइम पे जब चार्ज धीरे धीरे सेट हो रहा होगा, और आपको ये भी पता है कि आप निकाल सकते हो कितना चार्ज सेट हो रहा होगा, क्यू की वैल्यू आरसी ट्रांजिएंट एनालिसिस से। ध्यान है क्या आपको? कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको बताया गया होगा कि हाँ कितने देर में इस टाइम में कितना चार्ज बिल्ड होगा इस पे, हाँ या ना? यस सर। तो वो किसी टी टाइम की अगर हम लोग बात करें तो कितना चार्ज बिल्ड होगा वो आप बता सकते हो, निकाल सकते हो ना? उतना ही तो क्यू इन होगा उस क्लोज लूप के अंदर, लूप 2 के अंदर, यस सर। इस लूप 2 के अंदर। तो वो फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना, वो फ्लक्स आ जाएगा। और फ्लक्स कैसा होगा? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि क्यू इन वेरिएबल है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग क्यू आएगा, हाँ या ना? सो दिस विल बी क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो क्या आती है? वेरिएबल। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेरिएबल। तो इसी का सब रीजन है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, तो चार्ज वेरिएबल है। और जब चार्ज वेरिएबल होगा आरुषि, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ यहाँ पे, तो एक कंपास लाके इसके बीच में रखूं तो आई विल हैव डिफ्लेक्शन, कंपास डिफ्लेक्शन करेगा, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत साल पहले किसने बताया था? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट करके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टर्म्स। यस सर। आ रहा है समझ में आपको? तो धीरे धीरे चार्ज बिल्ड हो रहा होगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड हो रही होगी। तो अगर इस फ्लक्स को, दिस इज द वेरिएबल फ्लक्स, अगर इस फ्लक्स को मैं उठा के यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूं,
तो क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स की जगह क्या लिखूंगा, Q, और Q इन लिखूंगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन नॉट डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा, dt। सही कर रहा हूं क्या मैं? यस सर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जिस रेट से आपका चार्ज बिल्ड हो रहा होगा उसी रेट से करंट भी बिल्ड हो रहा होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है उसी। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा करंट, rate of flow of charge current, and this current will be variable, that will be depend on टाइम पे डिपेंड होगा, क्योंकि चार्ज किस टाइम में कितना बिल्ड हो रहा है उस टाइम उतना ही करंट बिल्ड होगा। तो ये करंट के बराबर ही होगा। तो आई इनक्लोज इस केस में कितना आ जाएगा, जब सेकेंड लॉ देखो तो ये प्लस हो जाएगा, अगर आप इसको करोगे 0 प्लस म्यू नॉट, ये भी आई के बराबर हो जाएगा। तो यानी इस लूप में कितना करंट है किसी टी टाइम में, उतना ही टी टाइम में ये यहाँ पे भी बिल्ड हो जाएगा दोनों पे। तो लोगों ने बोला कि हाँ यार ये तो सही बात बता रहा है मैक्सवेल ने कि ये दोनों बात सही है। तब जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है। सो दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो इसको बोला जाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन था इसमें। सो एम्पियर मैक्सवेल लॉ, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? अब जब ये आ गया, लोगों को प्रूव हो गया कि हाँ यार ये तो सही बात है कि यहाँ पे करंट आएगी, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने इसका अलग नाम दिया, मैक्सवेल ने इसका अलग नाम दिया, क्योंकि अगर आप आरुषि बात करोगे इस कैपेसिटर के अंदर जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस है तो इसके अंदर क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो चार्जेस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होगा, वेरिएबल। और जब फोर्स वेरिएबल होगा तो चार्ज के मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन दैट विल बी वेरिएबल। तो जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो वहां से वेव की कहानी शुरू हो जाएगी। तो मैक्सवेल ने इस करंट को, ठीक है ना, जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ था, सो दिस वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, modified amperes circuit law। ये क्या था कि लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो अगर आप म्यू नॉट को जब कॉमन लोगे, सो म्यू नॉट अगर आप कॉमन लोगे तो आई प्लस एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो करंट था, देखो दो तरीके की करंट आ गई आपके सर्किट में, ठीक है ना, दो तरीके की करंट है। तो मैक्सवेल ने बोला कि देखो यार इसको मैं नाम दूंगा कंडक्शन करंट। सो दिस इज कंडक्शन करंट जो आपके सर्किट में फ्लो करती है। और इसको उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैक्सवेल ने बताया कि देखो यार जो एम्पियर्स का मॉडिफाइड वर्जन है उसमें दो करंट आएगी, एक तो कंडक्शन करंट आएगी जो तुम्हारे रियल सर्किट में फ्लो कर रही होगी एक्सटर्नल सोर्सेज जो तुम दे रहे हो। दूसरा बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, दिस इज फाई ई, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है वो तुम्हें एक अलग टाइप का करंट देगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट करंट आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन करेगी, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट आएगा। ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, ठीक है ना, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना पड़ेगा आरओसी, और Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम होगा हमेशा, और किस टाइम पे कितना चार्ज होगा आप ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कैपेसिटर से आप निकाल सकते हो। तो चार्ज जब वेरिएबल होगा या फ्लक्स वेरिएबल होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बिल्कुल टाइम डिपेंडेंट होगी, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है तो यहां से मैंने आपको बिल्कुल पहले बताया था
कि जब आपके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो आपको प्रोड्यूस करेगी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको प्रोड्यूस करेगी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो ये आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सो ये कहानी थी पूरी डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में वेरिएबल हैं तो चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे, और चार्जेस जब एक्सेलरेट करेंगे तो पूरा का पूरा जो चार्ज है वेव बन के जाएगा, पार्टिकल वेव बन के जाएगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से, क्योंकि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो यहाँ से पूरा वीएम वेव का फंडामेंटल यहाँ से क्रिएट हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फ्लो कर रहे हैं। इसलिए बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ईएम वेव्स आगे देखोगे तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ या ना? ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके आगे कहानी, ये मेन कॉन्सेप्ट था कि क्या होता है ईएम वेव, और इसके आगे कहानी आपको ईएम वेव शुरू हो जाएगा कि ईएम वेव बनती कैसे है, पूरा वेव प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना? जो वेव होता था ए साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो आपको स्टैंडिंग वेव बताया गया होगा क्लास 11th में, तो पूरा का पूरा ये वेव यहाँ पे आएगा, किस डायरेक्शन में जा रही है डायरेक्शन में आपको पता होना बताया गया होगा। तो ये पूरा ईएम वेव यहाँ पे आएगा, वेव का नेचर आएगा, ठीक है ना? सी वी इक्वल टू एफ लैम्डा जो भी था, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, वेव नंबर, ठीक है ना, वेव वेलोसिटी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी चीजें यहाँ से रिलेट होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट। वेव बनेगा तो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी तो एनर्जी आएगी, पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। दैट्स वाई जो बोला जाता है ना कि आप वेव जा रहा है तो वेव इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव आ रही है तो फ्रीक्वेंसी लेके आ रही होगी, और फ्रीक्वेंसी जैसे ही आ गया तो आप E इक्वल टू एच एफ से एनर्जी के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट आपको E इक्वल टू एच एफ दे देगा कि भाई कितनी एनर्जी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है उसे, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और कैसी चीजें फंडामेंटली इसका बनाया गया था।